मॉस्को है, कोई प्रो बीजिंग है। तो बात दरअसल ये है कि वो बेसिकली थे प्रो पावर, उनको एक सीट चाहिए थी। हबीब जालिब की बायोग्राफी के मुताबिक एक सीट दे देनी चाहिए थी, लेकिन वली खान और इन लोगों के मुताबिक आपको पार्टी के ग्राउंड पे वर्क करना होगा ताकि आप खुद उभर के ऊपर। भुट्टो साहब के लिए ये नाकाबिले कबूल था, क्योंकि वो वली खान और गौस बख्श बुज़िंजो से बड़ा देखते थे खुद को। ये उनका अपने लिए विजन हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर इन तीनों ने पार्टीज फॉर्म, जो पार्टीज के जैसे कहते हैं कि मंशूर है, सही है, उस पर फोकस किया। तो अवामी लीग जो है वो फोकस करती थी सोशलिज्म पे। अवामी लीग सोशलिज्म पे फोकस करती थी। अवामी लीग का एक और बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि वो बंगाली नेशनलिज्म पे भी थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के साथ तो जो वेस्ट ने किया, अब वो छुपा हुआ तो कोई मामला रहा नहीं, ठीक है ना। इन रोडों से पटसन की बोली बड़े नाइंसाफियों की बोली आती थी, ठीक है। तो अब वली खान, ये शेख मुजीब जो है, उन्होंने उनकी पार्टी फोकस कर रही थी ज्यादा एटोनॉमी पे, प्रोविंशियल एटोनॉमी की, ठीक है। मुजीब का जो बेसिकली बेल्ट था, जो बेड था हॉट पॉलिटिक्स का, वो बंगाल। अब हम आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ। अच्छा, भुट्टो साहब की तरह का मेरा ख्याल है वेस्ट पाकिस्तान में जितना बड़ा डिबेटर या जितनी बेहतरीन स्पीच लीडर्स के टॉप टियर में अगर कोई कर सकता था, तो घंटों तकरीर वली खान कर सकते थे। हम सुन सकते हैं वो तकरीर, बड़ी जबरदस्त तकरीर, बड़ा उसमें ऐसे लगता है टीचर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। लेकिन भुट्टो साहब की तकरीर ऐसी होती थी कि आवाम का बस नहीं चलता था कि दे वुड टीयर देयर ओन क्लोथ्स एंड गो एंड फाइट। वो एक तरीका बड़ा मुख्तलिफ था, सही है। सोशलिज्म की बात वो भी करते थे, खुद लैंडलॉर्ड थे, फादर लैंडलॉर्ड, मदर एक गरीब घरानी सी थी भुट्टो साहब की, सेकंड वाइफ थी सर शाहनवाज भुट्टो। उनके अंदर गरीब का दर्द भी था। उनकी वालदा को शायद वो एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली भुट्टो फैमिली के अंदर, जिसका पेन भुट्टो साहब के अंदर था कि गरीब के साथ तो ये होता है। उनका भी नारा एक ही था, सोशलिज्म का। फिर हमारे पास है खान अब्दुल वली खान, ये भी एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये भी सोशलिस्ट थे। ये भी लैंड रिफॉर्म से बिलीव करते थे। ये भी बिलीव करते थे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक दिए जाएं, और तो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि एडवोकेट थे वो वली खान। अब आ जाते हैं हम इलेक्शंस की, हाँ जी, बल्कि पहले हम आते हैं पॉपुलिज्म की तरफ। पॉपुलिज्म में इन तीनों का नारा क्या था? शेख मुजीब का जो नारा था ना बंगाल नेशनलिज्म का, आपने उनकी तकरीरें सुनी, वो बंगाली लैंग्वेज में, उर्दू में नहीं है। तो इसका मतलब है वो क्राउड जो केटर कर रहे थे या जो ऑडियंस केटर कर रहे थे वो बंगाल की थी, दैट्स राइट। और मेजॉरिटी तो सीटें वहीं थी। भुट्टो साहब का जो पावर बेस था ना, पावर हाउस जो था, वो ये साइड था, वेस्ट पाकिस्तान। इन लोगों ने जब वहां पे तकरीरें की ना अपनी, भुट्टो साहब ने, तो उनको एक चीज का आइडिया हो गया कि यार अवाम मेरे साथ। लेकिन आइडिया उनको भी इतना नहीं था कि वो उनसे शहबाज खान मजारी या किसी एक नेशनल अवामी पार्टी के लीडर ने जब पूछा कि भुट्टो साहब कितनी सीट्स का प्रोग्राम है, कितना आ जाएंगे, तो भुट्टो साहब को पता है व्हाट यूज्ड टू थिंक, and I will get inshallah 35 to 40 seats. 81 seats, damn you. उनको भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा, ठीक है। फिर लैंडलॉर्ड थे, लेकिन फिर भी इसे कहते हैं कि बात कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स की, और उस वक्त लेफ्ट का इतना मजबूत एक किरदार था। आज तो लेफ्ट है ही नहीं एक पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन बड़ा मजबूत किरदार था। फिर हम आ जाते हैं वली खान की तरफ। वो लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, 1 यूनिट के अगेंस्ट थे, सख्ती से खिलाफ थे 1 यूनिट के। तो अगर वो 1 यूनिट के खिलाफ थे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के फेवर में और ज्यादा से ज्यादा प्रोविंशियल राइट्स वो रखना चाहते थे, क्योंकि जाहिर है पख्तूनख्वा को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ा थ्रू आउट हिस्ट्री। तो फिर होते हैं इलेक्शंस, पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इलेक्शन जिसने मुल्क तोड़ दिया। अब वो जो इलेक्शंस फोकस कर रहे थे, वो देखें आप इनके नारे सुने, रोटी कपड़ा और मकान, ये कितना एक जोरदार नारा है कि पाकिस्तान की उस वक्त अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो आप और मैं बैठे हैं ना, ये नहीं थे इतने ज्यादा, बहुत कम, ये सेगमेंट बड़ा कम था। इसीलिए आज मैंने एयर मार्शल असगर खान को टारगेट नहीं किया, तहरीक इस्तिकलाल को टारगेट नहीं किया, कि उस वक्त
ये जो क्राउड आज एक और लीडर को इमरान खान के पीछे है, ये क्राउड उस वक्त असगर खान के पीछे नहीं हो सकता था, क्योंकि इतना क्राउड ये वाला था ही नहीं। ये जिसे कहते हैं ना सेगमेंट, ये जो टारगेट ऑडियंस है वोटर्स की, ये नहीं थी उस वक्त इतनी बड़ी। तो जी भुट्टो साहब को फिर इस ऑडियंस से भी बड़ा कैटर किया। वोटर्स उनके थ्रू आउट थे, थ्रू एंड थ्रू। लेकिन बड़ा क्यूरियस मिक्स है, अगर आप पीपल्स पार्टी का देखें ना, मिक्स जो देखें आप, उसमें लेफ्टिस्ट हैं, महराज मोहम्मद खान है, डॉक्टर मुबशर, स्टूडेंट लीडर जी, ही स्टूडेंट लीडर ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन। फिर हम देखते हैं जे रहीम को, रिटायर्ड सिविलियन एम्बेसडर, थरो लेफ्टिस्ट, पार्टी का बहुत बड़ा ब्रेन वो भी थी। मुबशर हसन थे, मुबशर हसन, डॉक्टर मुबशर हसन जी यूईटी के प्रोफेसर थे, यूईटी लाहौर के। फिर नस्बा फॉर्म की उन्होंने, तो बड़े मजबूत उनका एक ताल्लुक रहा हुआ है इन लेफ्टिस्ट लीडर से। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें तो भुट्टो साहब के पास लैंडलॉर्ड्स भी थे। मुमताज अली खान भुट्टो, जिसको अपने टैलेंटेड कजन कहते थे, हाँ जी, he was from the cadre of landlords. Then we had Mustafa Kar, Etihsonian, भी लैंडलॉर्ड बैकग्राउंड, उनका फ्यूडल बैकग्राउंड था, लैंडलॉर्ड थे। अब मुस्तफा जतोई, ये सारा जब मिक्स हुआ ना, तो पीपल्स पार्टी फ्यूडल्स और लेफ्टिस्ट्स के बीच में फाइट चलती रहती थी। वो विद इन द पार्टी भी एक वॉर चल रही थी। अब हम आ जाते हैं इलेक्शंस की तरफ, द इलेक्शंस ऑफ 1970। भुट्टो साहब आपने कहा था रैंकर सबसे पॉपुलर लीडर है, बिल्कुल थे, पर वेस्ट पाकिस्तान। शेख मुजीब जो है ना, अपना इलेक्शन वहां पे जीत चुके। और क्या ही बात होती कि हम शेख मुजीब को हुकूमत दे देते, हाँ, क्योंकि बड़ी सरप्राइजिंग है। आप में से शायद लोगों को पता हो, शायद लोगों को ना पता हो, वली खान शेख मुजीब से मिलने गए थे और कहा था हम आपसे अलायंस करके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। अब सोचें, गए थे, हाँ जी, वली खान गए थे, वली खान बंगाल गए थे, ढाका। तो जब गए वहां पे बात हुई कि हम ये हुकूमत बनाना चाहते हैं आपके साथ, तो जब शेख मुजीब ने कहा कि यार आपको आइडिया नहीं है क्या, आपको मेरा यही मशवरा है, शाम तक चले जाएंगे। हाँ, तो वली खान साहब को उस वक्त आइडिया हो गया था कि यार ये मामला कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर आप सोचें इस पूरे बैकग्राउंड में कि वली खान और शेख मुजीब अगर एक मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो कितनी मजबूत गवर्नमेंट हो, और उसी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में अगर जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे हैं 2 सूबाई हुकूमतों के साथ, 81 फेडरल सीट्स के साथ, तो वो कितने मजबूत ऑपोजिशन लीडर होते। मेरा ख्याल है इस दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान के से भी ऊपर अगर ऑपोजिशन में नाम जाता ना, वैसे तो शहबाज खान मजारी से बड़ा ऑपोजिशन लीडर तो था ही नहीं, और वली खान तो एक लेवल ही दूसरा हो गया क्लास ऑपोजिशन का। लेकिन हम भूल जाते हैं ना, हम तारीख में कहते हैं ये ऑपोजिशन बड़ी बेहतरीन है, वली खान को लोगों ने नहीं देखा, शहबाज खान मजारी को नहीं देखा, उनकी घंटों की तकदीरें हैं भाई। तो क्या ही बात होती कि भुट्टो साहब अपोजिशन में बैठे, वो मंजर ही क्या होता कि शेख मुजीब उधर वजीर आजम है, वली खान उनके फेडरल मिनिस्टर हैं, या उनकी पार्टी के और लोग फेडरल मिनिस्टर हैं, और अपोजिशन में जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे। लेकिन ऐसा नहीं। भुट्टो साहब, क्योंकि एक बात बड़ी अजीब सी है, आप लोगों को भी आज शेयर करता हूँ, जब आप पोडियम के इस तरफ आ जाते हैं ना, जैसे मैं आज बैठा हूँ, तो पोडियम के उस तरफ जाना बड़ा मसला हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना, तो you know what is the most common factor when you are teaching something? You are hearing yourself. You are getting in love with your own damn voice. आपको अपने से प्यार होना शुरू हो जाता है। और भुट्टो साहब कुर्सियों में रह गए थे, पोजीशन में नहीं रह गए थे। बाय द वे फातिमा जिन्ना के भी अगेंस्ट थे। तो भुट्टो साहब कैसे सोच सकते थे कि वो ताकत से दूर रहेंगे? ये जो नारा है, इधर हम उधर तुम, ये भी गलत है। ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, ये उनके साथ मुंसलिक कर दिया गया, ये गलत चीज है। लेकिन जब ये सारा आर्मी का ऑपरेशन हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात है कि भुट्टो साहब ने शेख मुजीब को मरने नहीं दिया। उन्होंने कहा सेंड हिम बैक टू बंगाल, वरना जो हमारे करता धरता है वो तो कह रहे थे जेल में ही इनको फारिग कर दें। ऐसा नहीं, भुट्टो साहब भी डेमोक्रेट थे, इसमें कोई शक नहीं। पर पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को ना आपको नेक नहीं ढूंढना कि नेक, यू डोंट क्रिएट मोहनदास गांधीज एंड बाचा खान एंड नेल्सन मंडेलास एवरी डे, यू डोंट। ये ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है।
पॉलिटिकल कैरेक्टर की गलतियां भी होती हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर ही होती हैं। ठीक है, बड़े बड़े डेमोक्रेट्स ने बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं, इसीलिए भुट्टो साहब वाज अ ग्रेट मैन, ही डिड ग्रेट मिस्टेक्स। तो अब जब ग्रेट मिस्टेक्स हुई तो भुट्टो साहब वाज अ लीडर। ठीक है, बंगाल में हो गया मिलिट्री ऑपरेशन। अब जब मिलिट्री ऑपरेशन हो गया बंगाल के अंदर, फिर बंगाल ने हमारे साथ तो नहीं रहना था, वो तो टूटना था उसने। और बीच में फासला माशाल्लाह इतना था कि ये किस जीनियस का आइडिया था कि पार्टीशन इस तरह से होगा। रेडक्लिफ साहब पता नहीं पहली दफा इंडिया आके सोच क्या रहे थे, लेकिन भुट्टो साहब केम इनटू पावर। हाँ जी, जैसे हमारी हिस्ट्री की बुक्स में होता है ना, बिल्कुल बंगाल का चैप्टर ही नहीं है। हाँ, बंगाल का तो चैप्टर गायब है। कितने बंगाली इंटेलेक्चुअल्स की डेथ हुई ढाका यूनिवर्सिटी में। बंगालीज बाय द वे, आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं है, ब्रिलियंट पीपल। और वेस्ट बंगाल जो रह गए इंडिया में, उसके लोग तो क्या कमाल के लोग हैं भाई, इंटेलेक्चुअल्स, थरो थिंकर्स। लेकिन इसका जो है ना एक पूरा अंदाज जो जब चले, अब तो हो गया बंगाल पार्टीशन अलग। इसके बाद तो फैसला हो गया ना कि अगर जो लोग हुकूमत में आना चाहते हैं, या जो लोग हुकूमत में आप लोगों को खुल के तो जिनको लाना चाहते हैं, उनकी मर्जी के बगैर आप 180 तो क्या 280 सीटें भी ले लें, आप फिर नहीं आ सकते। ताकत का सरचश्मा आवाम है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं। अब हम आ जाते हैं इस बेस पे कि भुट्टो साहब इधर आ गए और फिर तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट ऑपोजिशन लीडर वली खान ने चार्ज लिया ऑपोजिशन। तो अब जी भुट्टो साहब का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, he disliked, no sorry, hated his critics very much। तो फिर हमारे सामने फैसला हुआ बंगाल का सॉरी इनकी गवर्नमेंट्स बनी पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में। बड़ा स्ट्रेंज सी बात है कि वली खान जैसे आदमी ने मुफ्ती महमूद को वजीर आला के लिए नॉमिनेट किया। मजबूरी थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स की ये मजबूरियां रहती हैं, लेकिन फिर वो हुकूमतें तोड़ दी गई। अब वो जब हुकूमतें तोड़ दी गई तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इन दोनों सूबों के लीडरों में बगावत जाहिर है बागी हो गई। अब देखिए ना, इन दो सूबों की हुकूमतें तोड़ दी जाएंगी इस बुनियाद पे कि ये पहले क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ थे, वो अब भी पाकिस्तान मुखालिफ हैं। अरे भाई नहीं, वो तकसीम मुसलमान के अगेंस्ट, तकसीम हिंदुस्तान एक और चीज है, तकसीम मुसलमान। आज देखें हमारे सामने फैसला, वो बहुत जो भी सोच रहे थे ठीक ही सोच रहे थे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला उन लीडर्स के दिल में सख्त नफरत पैदा हुई भुट्टो साहब और उनके कॉमरेड्स की। फिर जी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक वाकया है हयात शेरपाव की डेथ का। रहमकार हयात शेरपाव की डेथ जब हुई, धमाका फटा, his neck was like literally slithered away from his body। इतनी दर्दनाक डेथ। अब जी उसका मुकदमा बना दिया गया, और मुकदमा बना के रख दिया गया किन पे? नेशनल आवामी पार्टी में। अच्छा जी, नेशनल आवामी पार्टी वाले सारे अंदर हो गए, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस बना, और आज हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस के जो एक आध पंजाबी जो कहते हैं ना, ये हबीब जालिब भी अंदर थे, नजम सेठी भी अंदर थे। तो नजम सेठी का नीचे मैं देख रहा था वैनगार्ड बुक्स लगा हुआ है इधर ही, हाँ जी। तो लेफ्ट आज उनमें भी जिंदा है, लेकिन नजम सेठी लोग अंदर हो गए। कि केस क्या बना कि ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे। जी किस तरह तोड़ना चाहते थे ये नहीं पता। फिर वली खान साहब को कह रहे आपकी जमानत हो गई, तो उन्होंने कागज फाड़ दीजिए। अरे किस चीज की जमानत, मैंने कुछ किया ही नहीं है। If I haven't done anything, why should I be granted a bail? I do not need a bail. I will live here. ठीक है, रिजल्टिंग इवेंचुअल इसका जो रिजल्ट है, जिसे हम कहते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हुआ, वो ये हुआ कि मार्शल सॉरी सेकंड इलेक्शंस हुए। सेकंड इलेक्शंस में वो गांधी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब बड़ा ये वैसे एक स्ट्रेंज फैक्टर है कि लेफ्ट विंग की पार्टीज ने राइट विंग की पार्टीज के साथ इत्तेहाद किया और भुट्टो साहब के खिलाफ उन्होंने पूरे का पूरा एक भांस खड़ा कर दिया कि धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का कि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है ना, इसके अंदर आपको अट्रैक्ट, यू आर द ऑडियंस, आई एम द ऑडियंस। ठीक है,
उन्होंने जब वो लोगों को बाहर निकाला और लेकर आए, तो राइट विंग पार्टीज के साथ ये इतने बड़े लीडर बैठ गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही थी ये मामला किस तरफ जाएगा। एक मुल्क जो 7 साल पहले मार्शल लॉ में गुजरा है, वो 7 साल बाद मार्शल लॉ में नहीं जा सकता क्या? और ट्रूथ बी सेड, आज भी आप सबको पता है क्या है, ठीक है। इवेंचुअली रिजल्ट इसका ये निकला कि पार्टी ने जो कुछ खराब किया या जो कुछ अच्छा किया वो तो एक तरफ है, गवर्नमेंट बनी, वो गवर्नमेंट कुछ अर्से सस्टेन की, और जनाब हमारे जो हरदिल अजीज या लग साहब हैं वो आ गए। अच्छा, ये हरदिल अजीज तंज में था तो हाँ, आप लोगों की बड़ी आंखें चेंज हुई सब। तो ये आ गए गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में जब वो आ गए तो उनको अंदाजा हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जब वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे होने वाले प्रेसिडेंट हैं ये, नेगोशिएशंस कामयाबी के रास्ते पे थे, ऐसा हमने पढ़ा है। कामयाब हुए या नहीं, कागज साइन हुए या नहीं, आज भी तारीख का एक गहरा हिस्सा। खैर पता नहीं डिले टैक्टिक्स किस लिए चला रहे थे भुट्टो साहब भी, वो भी ये सारे जी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लीडर्स। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि इन सब लीडर्स ने एक साथ काम किया, एक दूसरे के खिलाफ। अब भुट्टो साहब बीइंग भुट्टो साहब, उन्होंने ज़ियाउल हक को वेलकम किया और कहा कि ज़िया साहब मुझे उम्मीद है, सॉरी जनरल साहब, मुझे उम्मीद है आपने कानून में पढ़ा हो कि मार्शल लॉ की सज़ा क्या है। अब मार्शल लॉ की सज़ा क्या है? क्या है? डेथ सेंटेंस है। डेथ सेंटेंस है। एक बहुत बड़े लीडर ने भुट्टो साहब को जब कहा कि मार्शल लॉ लग सकता है, उसने कहा नहीं, मैंने उनके चांस ही खत्म कर दिए, देखा है मैंने डेथ सेंटेंस डाली है। कहते हैं फिर आपको नहीं पता डेथ सेंटेंस क्या होती है। फिर देखा डेथ सेंटेंस किन के ऊपर लगी, जिनको बाहर निकाला उन्हीं को फांसी दे दी। अब जनरल साहब जब ये सुनकर आए तो जनरल साहब इतने इंटेलिजेंट आदमी नहीं थे, बड़े जी लकी आदमी थे। लकी क्या आदमी थे? भुट्टो साहब को लगा मुझे एक यस मैन मिल गया, मंकी कहते थे, एकदम मंकी। तो वो जब बाबर से उतरे, देखा कि यार ये तो सारा बड़ा मजबूत हो गया गेम। ये जी निकल आए, ताकत का सा चश्मा वहां में सड़कों पे। अब जब सड़कों पे भुट्टो साहब जाते हैं ना, तो भुट्टो साहब इन दी ऑफिस इज गुड, भुट्टो साहब ऑन द रोड्स इज एक्सीलेंट। क्राउड का रिस्पॉन्स ही कुछ और था। जियाले तो जियाले थे, जो नहीं थे वो भी जियाले बन गए कि यार बड़ी ज्यादती हुई है इस आदमी की। हाँ जी। एंड देन इवेंचुअली भुट्टो साहब को बाहर लाए और फिर उन पे केस बनाया गया एफएसएफ का, और वो सारा जो उनके लीडर्स थे उस वजह से फिर भुट्टो साहब अंदर हुए, इक़्तिदार पे लटक गए। और तारीख का सबसे ब्रूटल हिस्सा पाकिस्तान की आज ये कि भुट्टो साहब को फांसी। अब ऑन दी अदर हैंड वली खान लोग बेचारों को इतनी मार पड़ चुकी थी भुट्टो साहब से कि वो लोग डर के भी भुट्टो साहब के साथ खड़े नहीं हो रहे कि ये कहीं बाहर आ गए तो फिर वही सब ना हो हमारे साथ भी इनके दौर में होता रहा, क्योंकि उनके दौर में बड़ा सख्त काम होता रहा है, बड़ी जिसे कहते हैं जोरदार चलता रहा है उनके दौर में। तो रिजल्ट क्या हुआ? वली खान, अब देखें पॉपुलिस्ट टेक्निक्स देखें भुट्टो साहब, थोड़ा सा हम आते हैं पॉपुलिज्म की तरफ। पॉपुलिज्म ये है, आई थिंक सर दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट, पॉपुलिज्म। ठीक है, थोड़ा सा अगर करंट सिचुएशन पे भी बात हो सकती है। यार मेरा जो सेशन है ना वो बेस करता है 1970s। यस यस यस। तो अगर मेरा सेशन, हाँ जी, मैं लिंक बिल्कुल अभी कर देती हूँ। ये अवामी गुजारिश को तो आवाम की स्पीकर ना नहीं कर सकते। तो ये इसे कहते हैं कि पॉपुलिज्म जो है ना, अब भुट्टो साहब एक्चुअली यू आर इंटरेस्टिंग इन एक्सप्लेनिंग, वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनिंग, सो आई एम इंटरेस्टेड टू कि लोग लर्न कर लें। सही, थैंक यू सर। मोर देन। तो जो भुट्टो साहब का स्टाइल था ना पॉपुलिज्म का, वो ये था कि हिंदुस्तान को वो माशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त अल्फाज से नवाजते थे कि आवाम नीचे झूमती थी और वो नारा बिकता था। अब वो नारा जब बिकता था ना तो लोगों ने बाई किया कि यार ये तो हिंदुस्तान को बुरा कह रहा है, हिंदुओं को दुश्मन कह रहा है, ये आदमी तो उम्मत मुस्लिमों को जोड़ने के लिए खड़ा हो गया। अब इस आदमी का मुकाबला कौन करेगा भाई? ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो इंडिया को खाने की बात कर रहा है। वो अलग बात है 93,000 सोल्जर्स छुड़ा के वहां से ही लाना, और फिर जिस तरह लाना पड़ा, नेहरू की बेटी ने फिर बताया कि वो नेहरू की बेटी है। छोड़ा तो छोड़ा और फिर ठीक ठाक छोड़ा।
बताया। आप में से कितने लोगों को ये नहीं पता कि भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एक जर्नलिस्ट को, वेस्टर्न जर्नलिस्ट को, और उसमें कहा गया कि आप किसी तरह जो है ना, मुझे मैं इंदिरा गांधी से बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मेरे ये अचीवमेंट्स हैं, इंदिरा गांधी तो बड़ी ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, शी कुडंट डू एनीथिंग, ये सब वगैरह। अब जी इंडिया जाना पड़ गया, 93,000 सोल्जर्स अंदर हैं, हमने तो एक अभिनंदन पकड़ के बड़ा घुमाया ना, 93,000 सोल्जर्स, आज तक क्लिप चलती है जी। जब छुड़ाने गए तो पता है क्या कहा उन जर्नलिस्टों का, यार ये इंटरव्यू गायब कर दो। नहीं ये तो बड़ा सुपर क्लास इंटरव्यू है, और जर्नलिस्ट का भी तो काम यही है ना यार, मैं तो कॉलमिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट का काम तो ये है कि इससे बड़ा पैच क्या मिलेगा कि मैं इंदिरा गांधी को भुट्टो से उड़वा रही हूँ। कितनी बड़ी कैरियर पीक हिट होती वो भी सर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि भुट्टो वो इंटरव्यू शाया हो गया, इंडिया भुट्टो साहब जिस दिन पहुंचे उस दिन भुट्टो साहब ने वो इंटरव्यू रिफ्यूट कर दिया, कह रहे मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, ये जी मैंने दिया ही। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि जिसे कहते हैं ना आफ्टरमैथ, व्हाट नेक्स्ट, 93,000 सोल्जर्स तो आ गए, अब भुट्टो साहब भी, भुट्टो साहब उन्होंने इंदिरा गांधी को जिस तरह कहा कि आज हम तारीख के स्टेज पे खड़े हैं, तारीख हमें देख रही है, विटनेस कर रही है हमें, हमने आज ये किया, तो एंड जाहिर है इंदिरा गांधी वाज नेहरू's डॉटर, नेहरू वाज अ ग्लोबल सिटीजन, ही वाज अ लीडर ऑफ द पीपल। उसने ये साबित किया कि वो नेहरू की बेटी छोड़ा। हालांकि क्या ही कमाल है कि अगर वो वेस्ट पाकिस्तान की सारी आर्मी वहां पे फंस गई थी इस पाकिस्तान में, तो क्या वो पाकिस्तान में वॉक इन नहीं कर सकते थे? वॉक ओवर ना मिलता उनको। और इंदिरा गांधी को लिटरली जिसे वो कहते हैं छोटे जी वाली गॉडेस का खिताब ना मिलता इंडिया के अंदर। इंडिया तो एक जंग हारे ना चाइना के अंदर, तो वो जो जंग जीता है वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है इंदिरा गांधी के दौर में। अब चलें पॉपुलिज्म को लिंक करते हैं आज के दौर से। एक साहब है बड़े मशहूर हैं, ठीक है, और किसी न किसी दौर में हम सारे उनके कभी ना कभी आशिक तो रहे होंगे। अच्छा, जो पहले से अगेंस्ट है ना, उनका जो हेट है ना वो जरा कम है, जो मोहब्बत करने में पलटे है ना उनका हेट ही अलग लेवल का है। वो कहते हैं यार इस आदमी ने हमारे साथ क्या ड्रामा किया, हमें जुआ में फंसा दिए, आज खुद फंस के बैठे हुए। पॉपुलिज्म में उन साहब का भी एक ही नारा था, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन। वो तो बाद में उन्होंने बड़ा जबरदस्त पीस जेस्चर दिया, अभिनंदन को छोड़ा और बताया कि पीस ट्रीटी होनी चाहिए। लेकिन आप देखें ना, चले इसको लेट्स एड्रेस द एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। इमरान खान की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है ना, आप कहते हैं आज से लिंक करें। इमरान खान ने क्या किया? देखिए शौकत खानम जो है ना, ये उस आदमी के क्रेडिट पे है, कोई ले नहीं सकता। वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स डू नॉट हैव अ कनेक्शन, ठीक है। शौकत खानम नमक यूनिवर्सिटी उनके क्रेडिट पे है, लेकिन ये उनके क्रेडिट पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे किया है। बाकी लीडरों से नफरत, देखिए गलतियां बेनजीर और नवाज शरीफ ने भी की हैं, लेकिन इतनी नफरत क्रिएट हो गई है, इतना बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया है कि आज कोई पार्टी उनके लिए अंदर बात करने को भी तैयार नहीं कि यार ये ना हो कहीं बाहर आके फिर फायर। जैसे पश्तो का एक बड़ा अच्छा टर्म है, थोड़ा जिसे कहते हैं कैटेगरी ए से निकला हुआ है, वो डंगर टोपक का है, ठीक है ना, कि वो एकदम फायर खुल गई ना तो वो हम पे ही खुल जाएंगे। तो अब खान साहब का भी यही प्रॉब्लम है। खान साहब किस ऑडियंस को केटर करते हैं? यूथ को। अब वो जो यूथ है ना, यकीन करें बाज वक्त तकरीरें बंद करनी पड़ जाती हैं, वरना इमोशंस हमारे भी बड़े ऊपर चले जाते हैं। यार क्या बात है यार, क्या बात की नहीं, यू हैव टू सी ऑन ग्राउंड। चीफ मिनिस्टर्स को किनको लाए? चीफ मिनिस्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे। इसका मतलब यही है ना, इमरान वाज नॉट द पीएम ओनली, ही वाज द सीएम एज वेल। फिर एक सूबे पंजाब में आपने उस्मान बुज़दार को आपने बना दिया वजीर आज़म। सर इट्स नॉट माय टॉपिक, बट आपने आज का मैं लिंक कर दूं तो कर देती। उस्मान बुज़दार को शौकत खानम में कोई फाइनेंशियल सेक्रेटरी ना रखे, उसको आपने वजीर आला बना दिया पंजाब का। It's not acceptable like that. अब हम वापस जाते हैं 70s के।
जब ये सारी पार्टी निजाम मुस्तफ़ा, क्या जबरदस्त इनका एक तरीका है ये बोलने का, है जी, बीच में लेफ्ट भी मिला हुआ है, निजाम मुस्तफ़ा। ये भी टॉप क्लास हिपोक्रेसी है कि चलो इसको तो निकाले ना फिर देख। अच्छा, उन दिनों एयर मार्शल असगर खान को लग रहा था अगला वजीर आजम मैं हूं, पिछली 15 सीटें नहीं है, वो भी उस दौर के 2001 के इमरान खान थे, वो 2000 में समझ रहे थे मैं वजीर आजम हूं। अब जब जी एयर मार्शल असगर खान ने कहा मार्शल लॉ लगाए और ये सब करें, क्राउड में वो पॉपुलर हो गए। अब जी क्राउड में जब वो पॉपुलर हुए ना, तो प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ा क्या हुआ? मार्शल लॉ तो आ गया, ये लोग भी नहीं आए पावर में। अब देखिए वली खान के फेस पे कितनी, आखिरी उनका जो इंटरव्यू है एक दिन जियो के साथ, कितनी डिजेक्शन है, कितनी डिसकंटेंटमेंट है कि यार सियासत में तो सिर्फ कुर्बानियां ही दी हैं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम जाते हैं भुट्टो साहब की अपनी मिस्टेक्स की तरफ। आपने वोट किससे लिए? नौजवान तबके से, लेबर से, मजदूर से, किसान से। उनके लीडर कौन थे? महराज मोहम्मद खान, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, जे रहीम को मार मार के अशर निकाला आपने। एक दिन उन्होंने आपके डिनर पे कुछ कह दिया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल्स। महराज मोहम्मद खान को इतना मारा, एक आंख जाया हो गई क्योंकि वो लेबर्स के साथ खड़े हो गए कराची के अंदर। भुट्टो साहब ने, हाँ जी, भुट्टो साहब ने खुद नहीं मारा, जाहिर है, पकड़कर पुलिस से मार पड़वाई थी, जिनके जरिए वोट लिए उन्हीं को मार पड़वा दिया। फिर डॉक्टर मुबश्शिर हसन थे। डॉक्टर मुबश्शिर हसन बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन। आप लोगों के एक यहाँ पे पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल के हैं यासिर अली खान सरमत, वो मेरे साथ मुबश्शिर हसन से शायद पेशावर फेस्टिवल में मिल भी चुकी थी। तो मुबश्शिर हसन बड़े सॉफ्ट आदमी थे, वो पार्टी से चले गए। बड़ा सॉफ्ट उनका एक, जिसे कहते हैं ना, वो जैसे क्रिकेट में एक टर्म है ना, सॉफ्ट डिसमिसल था, चले गए। अब जब वापस चले गए ना, तो नतीजा पता है क्या निकला? जब भुट्टो साहब के उन्होंने सामना किया, उन्होंने कहा आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो भुट्टो साहब का रिस्पॉन्स पता है क्या था? डॉक्टर, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज टू मच, आई डू नॉट हैव द पावर टू डू। Prime Minister of the state saying I do not have the power to do it in 1970s, and it is Zulfikar Ali Bhutto. We exactly know where the power lies, my friends. Aaj bhi. And there is no stronger Prime Minister than Zulfikar Ali Bhutto in the history of this state. Whosoever disagrees is fooling himself. तो भुट्टो साहब ने फिर मुबश्शिर हसन को जवाब क्या दिया? Dear Dr. Mubashshir, you were not a part of my sailing ship. Will you be a part of my sinking ship? अब देखिए लफ्जों का कमाल है ये। तो मेरे जैसे आदमी को भी आप लिख के भेजे, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, मैं भी इस पे इतना हूं, तो वो तो मुबश्शिर हसन थे, वो तो सोशलिस्ट डेडिकेटेड अपने दौर के, खड़े हो गए। लेकिन फिर आखिर में कौन बचा? मुस्तफा खर इंग्लैंड भाग गए। कौन बचा? मुमताज अली खान भुट्टो? नो, he was not a replacement of Zulfikar. He can never be Zulfikar. ठीक है, ये लोग नहीं, ये वो क्लास ही नहीं है जो उस आदमी को रिप्लेस करती। रिप्लेस तो कोई भी किसी को नहीं करता, या बेटर आ जाता है या उससे नीचे आ जाता है, हर कोई अपनी हिस्ट्री लिख रहा होता है। वो महराज मोहम्मद खान और ये लोग ही थे। महराज मोहम्मद खान को उन्होंने जी पार्टी का सक्सेसर डिक्लेयर किया था अपने बाद उनको, और मुस्तफा खर को। ये भी वैसे बड़ा स्मार्ट है तरीका। लेकिन जब उनको फांसी हो गई और दी एंड हो गया, तो 10 साल बाद जनरल जिया बचे नहीं, और 88 में पाकिस्तान की आवाम ने फिर बेनजीर भुट्टो को वज़ारत दी। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। ताकत का सरचश्मा आवाम है, और दूसरा यह है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। तो मेरा ख्याल है आज मेरी तरफ से हो गया इतना। अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। रेमका, पहले आपके कुछ क्वेश्चन थे हैं? ओके, गो। आपकी उस पर फोकस किया जो पॉपुलिज्म है, और जो राइट विंग थिंग ना, एंड दे मतलब जो एलिट्स हैं उसके खिलाफ होते हैं, एंड दे यूजुअली कैटर टू द पुअर ऑडियंस, राइट? Poor audience against the elite, and they always talk about the past, like return, make America great again.
ये जब 80s में रोनाल्ड रीगन इलेक्ट हुए, उसने भी ये कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये 20th सेंचुरी की बात है जो इसको अमेरिकन सेंचुरी कहते हैं। सो दीज जो राइट विंग जो लीडर्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द पास्ट। जिस तरह इमरान खान भी अर्ली 2014 में इंडिया में जो मोदी इलेक्ट हुए, वो भी इट्स ऑल्सो राइट विंग पार्टी। लेकिन ये अजीब बात है कि जो पाकिस्तान की जो लेफ्ट विंग पार्टी, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे ऑल्सो टुक द स्टैंड ऑफ पॉपुलिज्म। एंड व्हाई इज दैट? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसका जो सबसे बड़ा एक इसका आंसर नहीं है बेसिकली। भुट्टो साहब ने लेफ्ट या राइट की पॉलिटिक्स की है या नहीं की है, उसमें तो बात पे आते हैं। भुट्टो साहब ने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की है। हर सेगमेंट को केडर की जुमे की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। मुझे तो समझ नहीं आई जुमे की छुट्टी के दिन फिर तेल निकला है पाकिस्तान में या क्या निकला है, लेकिन एक छुट्टी जरूर हो गई। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जुमा तो वैसे ही सुबह से छुट्टी के मूड में होता है। हाँ जी, 11 मैं भी इधर ही रहूँ ना सारी उम्र, 11 बजे से जोन बनता जाता है। कम का रवाने मुंसला रवाने सब तपोसु की जो एतबार न तक खानों तसे या नुखार तसे मुंसला पारा। हाँ? अब भुट्टो साहब के ऊपर हम बात करते हैं ना, जबकि वो राइट विंग पे क्यों डिपेंड किए। ये बहुत भुट्टो साहब को एक मिस्टेक बहुत बड़ी ये हो गई कि उन्हें लगा कि मैं इस तरह जमात की और ये भी राइट विंग वोट्स गेन कर लूंगा। वो नहीं हो सकते थे। यू गिव देम एन इंच, दे आस्क फॉर अ माइल। फिर आप आगे जाते जाओ। तो भुट्टो साहब ने उस पर डिपेंड नहीं किया था। भुट्टो साहब एक लेफ्ट सोशलिस्ट पॉलिटिशियन थे, लेकिन ही वांटेड टू हैव ऑल द वोट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जस्ट लाइक मुजीब हैड ऑल द वोट्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। यस सर। अच्छा, तो हमने एक टर्मिनोलॉजी ईजाद करी ना, इस्लामिक सोशलिज्म, जो कि दोनों ऑक्सीमोरॉन। वेरी गुड। ये जो इस्लामिक, अच्छा पहली बात तो ये ना, मैं हर एक को कह दूं कि अगर सोशलिज्म आपको लगता है ना कि कोई धैर्य है या ये कोई ऐसी मतलब से नहीं जी, हर मुल्क का सोशलिज्म अलग होगा। नेहरूवियन सोशलिज्म एक और सोशलिज्म है, अतातुर्क सोशलिज्म इज अ डिफरेंट। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अच्छा सोशलिज्म तो है, लेट्स ऐड अ टर्म टू इट। फिर उनके पास मौलाना कौसर न्याजी थे। कौसर न्याजी साहब जी बड़े बेहतरीन वो ऑरेटर थे अपने वक्त के। कौसर न्याजी ने तकरीरें की इस्लामिक सोशलिज्म के हक में, और इतनी जबरदस्त तकरीरें की कि मौदूदी को ही उड़ा दिया, जो उनके ट्रेनर थे। अच्छा, जो वली खान है, मतलब जो अवामी नेशनल पार्टी है, इट वाज आल्सो लेफ्ट विंग। यस, नेशनल मूवमेंट, इट वाज आल्सो लेफ्ट विंग। लेकिन ये दोनों लाइक ये दोनों दे वर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एनिमीज। व्हाई? मतलब ये दोनों लेफ्ट विंग, दे आर बोथ सोशलिस्ट बट दे हेटेड ईच अदर टू डेथ। यस, मतलब अब लोग ये भी कहते हैं कि जो वली खान है, ही वाज द वन हु इंसाइटेड ज़ियाउल हक टू एग्जीक्यूट भुट्टो। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। फिर उनकी बेटी के साथ बैठना पड़ गया। एक वली खान ने कहा ना, कब्रें एक है, बंदे दो हैं। अब इसके बाद तो ना भुट्टो साहब ने रुकना था और ना ज़ियाउल हक ने रुकना था, क्योंकि भुट्टो साहब हिमसेल्फ वाज, वो कहते थे आई नीड टू गेट बैक टू पावर वंस। अच्छा, ये क्यों एक दूसरे के दुश्मन थे? दुश्मन तो बन गए। ये बड़ी एक बदकिस्मती है कि दो सोशलिस्ट इतने बेहतरीन दिमाग, दे हैड पर्सनल डिसलाइक फॉर इट, शदीद किस्म का। भुट्टो साहब समझते थे आई वाज सेकंड टू नन। वली खान जगह देना भी चाहते तो फिर एक जगह एक हिसाब से दी जाती ना। उस पार्टी में वाजबख्श बिजिंजो भी हैं, शेरबाज खान मजारी भी हैं। उस पार्टी में बड़े बड़े लेफ्ट की लीडर्स कराची से बैठे हुए हैं। वो जो एक ईगो क्लैश था ना, उस वजह से वो दोनों बैठ नहीं सके। Sit down, relax. अगर हम सोचे जब से पाकिस्तान बना है तो उस वक्त से ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं कि हमें यही लग रहा है कि हुकूमत डेमोक्रेसी थी लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। तो ये गैप कहाँ से आया? और ये पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले ही तक पाकिस्तान इसलिए ही बनाया गया। जिस तरह हम देखें तो 1948 में जो बानी पाकिस्तान पे कहते हैं, उसके साथ उन लोगों ने क्या किया, एम्बुलेंस में मार दिया उसको, और उसको हुआ नमूनिया वगैरह था और उसको ज़ियारत भेज दी। तो ये, और उसके बाद जब मैंने इतना पढ़ा है कि पाकिस्तान का नाम भी आया पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। आई थिंक उसके बाद जो शहाबनामा जिसने कुदरतुल्लाह शाह ने लिखा उसमें मेंशन भी है कि ये मैंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उससे लिखा, ये क्रेडिट मुझे हासिल है। तो इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों अपोजिट टर्म है और ये पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रेजेडी में क्यों रहा है और पाकिस्तान की यूथ हमेशा पॉपुलर से क्यों इन्फ्लुएंस होती है? अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में जो
मिलिट्री है वो मुकम्मल बाहर है, जहाँ वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको डिफेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिलाते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह से नहीं मिलाते। तो ये गैप हमेशा क्यों रहा है? पाकिस्तान की यूथ हमेशा रिटोरिक से इन्फ्लुएंस क्यों होती है? मैं तो एक रिकमेंड कर दूंगा, अगली बार इनको भी सेशन दें यार। इनको भी तो मैं तो समझ रहा मैं इनकलाबी हूँ, बड़े वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि 48 में कायद-ए-आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जनरल ग्रेसी को कहा था कि हमला कर दें कश्मीर पे, ग्रेसी रिफ्यूज। तो ये तो ना तब से चल रहा है। अब आपने क्या कहा कि ये बनाया इसलिए गया था, तो एक किताब है वली खान की, पढ़ लें अगर आप लोगों का दिल करता है तो। पढ़ना तो चाहिए वैसे कि इस सूबे के सबसे बड़े लीडर हैं वो, फैक्ट्स आर सेक्रेड या फैक्ट्स आर फैक्ट्स। उसमें ये बताया गया है कि ये सूबा बनाया, मुल्क बनाया इसलिए गया है कि यूएसएसआर के कम्युनिज्म को इंडिया से प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिया का क्रीम पार्ट और अफगानिस्तान के बीच में एक ऐसा स्टेट हो, बफर स्टेट हो, जो इसको वहां जाने से रोके। अब वली खान तो जी बैठे हैं ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी में और उन्होंने तो फैक्ट्स पे बात की है। तो यू हैव टू ब्रिंग फैक्ट्स टू डिफीट फैक्ट्स और फैक्ट्स। और फिर आपने कहा इंडिया की, एक मिनट सर मैं आता हूँ आपकी तरफ। इंडिया के ऊपर क्यों नहीं हुआ? इंडिया इज अ कंट्री दैट वाज बोर्न विद लक, टू मच ऑफ। You can't have Nehru, Sardar Patel, Abul Kalam, Rafiq Kedwai, Zakir Hussain Azad, Rajesh Kriplani in the same damn parliament. यार आप देखो तो सही कितने बड़े दिमाग हैं। कोई मिलिट्री लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, वो भी नहीं खड़ा हो सकता था उनके आगे। रीजन मैं बताता हूँ रीजन क्या है। इन लोगों की ना स्ट्रगल रही है अवाम के साथ, जेलों में मारे खाई हैं, बुरी तरह रगड़े खाई हैं। जब उन्हें कहते थे ना अंग्रेज के, यार यू आर नॉट एबल टू हैंडल द ऑफिस, कहते यू हैव केप्ट अस इन जेल्स फॉर a decade or 2 decades and now you are asking us to run offices. वो अवामी लीडर थे, उनको अवामी सियासत पता थी। मुस्लिम लीग में नेक वही आता है कि ये लोग लियाकत अली खान, for that sake Mr. Jinnah and all these people, Sawarwardi as well, all these people were aristocrats, proper united यूपी के ना aristocrats थे, उर्दू typical। ये जेल कैसे जा सकते थे यार? खुदा की ये इनका कोई, इनको आवाम की ताकत से यानी क्या काम था? अब देखिए इसमें अब यूनाइटेड प्रोविंस जो है ना उसके अंदर बड़े सारे लोग कांग्रेस के भी लीडर थे जो उर्दू स्पीकिंग थे, लेकिन ये जो थे ना ये बड़ी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी। ये अवामी डंडे और रगड़े खाने के लिए नहीं थे। वो तो ये बेचारे पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले एक आवाज ऊपर होती है और ये लड़ाई में होते हैं। हम बताएं सर, हम तो सारा वो जो बर्डन है वो हम उन लोगों पर डालते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें ज्यादातर ये जो हम एरिस्टोक्रेट्स और ये बड़ा मुस्लिम लीग और ये सारे नाम, आपको नहीं लगता कि इसमें ज्यादातर कसूर पाकिस्तानी अवाम का ही है कि वो इन्फ्लुएंस लेते हैं उनसे, उनको ये गैप प्रोवाइड किया यूथ ने और इस पाकिस्तानियों ने कि वो उसमें आकर जंप कर जाते हैं, उस फिल को गैप को फिल कर देते हैं? नहीं, मेरा नहीं है। आई बेग टू डिसएग्री। इस मुल्क में एक इलेक्शन हुआ 1970 का, अवाम ने किसको वोट दिया? जमात तो बैक्ड पार्टी थी ना, वो तो बैक्ड पार्टी थी ना, जिसको जनरल उमर और ये लोग जिताना चाहते थे, असद उमर के वाले लोग, ये सारे यही लोग थे ना जो बैक कर रहे थे इनको कि जीते। कौन जीता उस इलेक्शन? 3 सोशलिस्ट जमातें। मौदूदी अपनी सीट नहीं जीत सके। Might be the greatest Islamic scholar of this country actually, and we have other scholars as well, Javed Ahmad Gandhi, but let's not go there. I would like to stick to this. कौन आया 70 में? मुजीब, भुट्टो and Wali Khan, all of them against military dictatorship in favor of land reforms. अवाम बेवकूफ हैं। ये भी उनका एजेंडा है कि आपको बताएं कि आप बेवकूफ हैं, आप समझदार हैं। बेवकूफ जो है वो हमें भी पता है कौन। फिर जब मार्शल लॉ खत्म हुआ तो 88 में पावर में कौन आया? Benazir was not backed by the hanky-dories. No, he wasn't. अवाम बेवकूफ। फिर हम आ जाते हैं 2024 की अभी के इलेक्शन में, 30-35 सीटों का वजीर आजम। सर अवाम बेवकूफ है। अवाम तो आज भी वोट फेवर में इस चीज के डालते कि आप उनसे दूर हैं, हम आपके साथ।
लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेट उनके, तो अवाम आई डोंट थिंक। सर आपका क्वेश्चन। जी सर आपने अपने बयान के आगाज़ में ही कहा है कि 1970s में मिलिट्री इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं था। ये आपने 1970s में मतलब सारे इख्तियारात सियासतदानों के साथ थे। Yes. After 70. I think I observed it. Moderator is it, but you can ask me this question. So 1970s में तो चूंकि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं थी, इख्तियारात सारे सियासतदानों के साथ थे, लेकिन फिर भी हमें एक एक्सट्रीम किस्म का लॉस मिला, बंगाल सेपरेशन। और हम आज भी दूसरी तरफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो कि है, ये मैं मानता हूँ है, और उसके कंसिक्वेंसेस भी हैं, बुरे कंसिक्वेंसेस भी हैं। तो क्या अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन फ्यूचर विच इज़ आई थिंक वेरी मच डिफ़िकल्ट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ख़त्म होना, कम होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, सियासतदानों के साथ सारे इख्तियारात फ्यूचर में मिले, तो क्या हमें जिस तरह तारीख में हम देख रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ, तो फिर सियासतदानों से भी नुकसान होगा और इस्टेब्लिशमेंट से भी होगा। तो यार आपको मैं ना इस बात का एक जवाब देता हूँ, एक बड़ा सिंपल सा। जिस आदमी को पकड़ लेते हैं ना, वो कहते हैं मेरे पास अपनी ताकत ही नहीं थी, सारा कुछ तो ये कर रहे थे। सियासतदानों ने गलतियां की हैं इस मुल्क में, बिल्कुल की हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे, लेकिन ये जो 70s का दौर आप पूरा जोड़ रहे हो ना, बंगाल के दौर तक, तो 71 तक कोई पावर नहीं थी, ताकत उन्हीं के पास थी। जनरल याया एंड दीस गाइस वर ऑल इन पावर, ठीक है। 71 के बाद यार आप खुद सोचो, जनरल जिया की पूरी पर्सनैलिटी देखी हो, सामने वली खान बैठे, सामने बिजिंजो बैठे, सामने भुट्टो साहब बैठे, सामने ये शेख मुजीब हो, चले शेख मुजीब को रिमूव कर दें फॉर दैट सेक, एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान बैठे, जिया टॉकिंग टू भुट्टो, and convincing Wali Khan. I mean, what on earth are you thinking? It's not possible. लेकिन ये 4 या 5 साल का ही पीरियड है। उसके बाद वली खान, ज़ियाउल हक was completely in power and he stayed in power for 10 years. I do not know if 90 days were 10 years for his thing, but he stayed in power for 10 years. मैं एक चीज़ उसमें वो करूँगा, ऐड करूँगा कि मैं सोचता हूँ अगर ज़ियाउल हक का ये coup ना होता तो पाकिस्तान would have been forever a democracy. बेसिकली दो चीज़ें थी, दो लोगों की गलती थी। एक ज़ियाउल हक की coup थी, और सबसे पहले जो भुट्टो है उसमें एक मसला था, मतलब एक्सक्लूसिविटी वर्सेस इंक्लूसिविटी, मतलब उसके जो पार्टी के जो अंदर के लोग थे, मुबशर हसन और जो लोग थे, उसके भी उसके साथ उसके फ्यूड हुए, और जो वली खान है उसके साथ भी फ्यूड हुए। अगर जो भुट्टो था और उसका जहन इस तरह था that he would have been more inclusive, सबको वो मतलब साथ काम करता, then Pakistan would have been forever a democracy. इसमें भुट्टो की अपनी जो पर्सनैलिटी, उसका वो है मसला सबसे ज़्यादा। फिर ज़ियाउल हक का मतलब जो उसने गन जो क्रिएट किया था भुट्टो ने, उसको देख कर फिर ज़ियाउल हक ने जो स्टेप्स लिए, उसकी वजह से आज तक मिलिट्री कंट्रोल हो। मैं कहता हूँ कि जो ज़ियाउल हक की कई जो असर, उसकी वजह से हम अभी तक वो कर रहे हैं। सर क्या वो असर खत्म हो सकता है मुस्तकबिल में? कैसे खत्म होगा? बिल्कुल हो सकता है। मैं आता हूँ, एक सवाल आपका लेता हूँ, ये असर कैसे खत्म होगा? जमहूरियत चलने में ये सब ना करें। वो 14 में निकल आए, 2014 में, ये अब नो कॉन्फिडेंस में निकल आए। खुदा के लिए चलने दें इस प्रोसेस को। एक तो मुसीबत ये है ना, इस मुल्क में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, उसको लगता है मैं उस कुर्सी पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि लगता है इनमें से कोई रोनाल्ड रीगन नहीं है, भाई जस्ट सेइंग दैट, बट ये हमें निकालना पड़ेगा कि मैं वली खान पूरी उम्र वजीर आजम नहीं रहे। अब क्या वली खान जुनेजा से भी ज्यादा गए गुजरे थे कि वो वजीर आजम नहीं रहे? खुदा के लिए यार इस प्रोसेस को चलने दें। बिल्कुल ठीक ठाक पावर का प्रोसेस चल रहा था, वो फिर पनामा आ गया। पनामा पेपर्स के अंदर जो कुछ हुआ, वी ऑल नो व्हाट वाज दैट। इमरान ने पावर में आना ही आना था, 18 में नहीं तो 23 में आ जाना। इस सेगमेंट ने, शायद मैंने भी वोट दिया हो, लेकिन वो एक और रीजन से दिया हो, लेकिन उस चीज को
हमें फेस करना पड़ेगा। अगर वो ब्लंडर ना होता और वो ना खड़ा होता तो आज शायद वो इस मुल्क का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर होता, क्योंकि हमें इस प्रोसेस को चलने देना चाहिए। हमारे सियासतदानों में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खुदा बचाए आप लोगों को सियासतदानों के बच्चों से भी, आप उनमें एक अकड़ देखिए, वो भी सारे औरंगजेब अकबर के बच्चे बन के बैठे हैं। और ये मेरा मतलब बिलावल, मरियम और एमल वली खान की तरफ नहीं है, मैं ये आपके लोकल एमएनएज एमपीएस के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ये पढ़े हुए हैं स्कूलों के अंदर, मैं इनको जानता हूँ। They are more worse. They are worse. A lot worse. A lot worse. They are all Aurangzebs. They are all Babars. उन सबको ये लगता है 4 गार्ड और 1 गाड़ी, यार क्या बात करते हैं। स्कूल में आते हैं पर वो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर ने उसको फ्री किताबें सारा एग्जाम देखिए ये तो मैट्रिक की बात करें ना, मैं तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ। हमारे साथ तो जिसे कहते हैं ना स्टडीइंग इन अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये एक बड़ा अच्छा फेसबुक पे मीम है कि स्टडीइंग एज एन अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अ डिफरेंट इन एन एलीट स्कूल वाज अ डिफरेंट स्ट्रगल। यार वो 3 गार्ड के साथ आता है, मेरे साथ तो सुबह या फादर ड्रॉप कर देते हैं, कभी ड्राइवर हो तो वो ड्रॉप कर देगा। ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अभी गलतियां उन्होंने भी की हैं, वो भी सारे महाराजा बन के बैठे हुए हैं। ये बिलावल वगैरह देर फार बेटर देन दीज पीपल। वो लोगों में बैठ सकते हैं, उनकी साइकी है, उनके उन्होंने वालिदैन को जेलों में देखा हुआ है। ये तो ताकत के लोग हैं, आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ है। इनका एटीट्यूड आप देखिए, इनके हाथ मिलाने का तरीका आप देखिए। खैर आई डोंट शेक हैंड्स विद देम। कोविड मेरी आदत निकल गई। फॉरएवर। हाँ जी, कोविड फॉरएवर। हाँ, लेकिन आवाम के साथ हाथ मिलाने अच्छा लगता है। लव टू शेक हैंड्स, हग देम। नो आई डोंट ग्रीट दीस पीपल नाइसली, दैट इज बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजन। इसमें बहुत बेहतरीन लोग भी हैं। अभी इस जब पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है ये जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने कॉन्स्टेंटली वाज इन माय कनेक्शन। फरतुल्लाह बाबर इज अ जेम, मुबशर हसन वाज अ जेम, महराज मोहम्मद खान जैसा आदमी पैदा होना इस मुल्क में बहुत बड़ी बात। एंड बाय द वे ही बिलोंग टू यूपी, एंड वो उनका ठीक है पश्तून एंसेस्ट्री थी, बट दैट्स दैट। यार आपका क्वेश्चन था? यस प्लीज गो। हमारा क्वेश्चन इज अबाउट पॉपुलिज्म। अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो हाँ। डेमोक्रेसी यही देते हैं कि वोटर मतलब बेस्ड हो। डेमोक्रेसी व्हाट? मेरा मतलब है कि जो आवाम होते हैं वो अच्छा चाहते हैं, मतलब जिसे वो दे तो उनकी मर्जी है ना। हाँ। अब फॉर एग्जांपल एक सियासतदान है तो चाहे वो किसी के दिमाग के साथ खेले या इमोशंस के साथ खेले, जिस तरह ये पॉपुलिस्ट करते हैं, तो मतलब एक किस्म का रेटोरिक होता है ना कि आप लोगों को कन्विंस करो। अब अगर ये मतलब लोग जो है ना उन पे कि वो किसी को सपोर्ट करते हैं मतलब इमोशंस के बेस पर या रीजन के बेस पर, तो ये एक नेगेटिव चीज़ तो नहीं है जिस तरह मतलब आप सब कह रहे हैं कि पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बिल्कुल है, पर एक नेगेटिव हिस्सा है। मैं ये भी कन्विंस किया डोनाल्ड, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाता कि मोदी ने आज क्या किया। काम भी तो किया सर। एक्सीलेंट, थैंक यू। ये इंडिया के आवाम से पूछें कि उसने कितना काम किया है, लेकिन जो डैमेज कर दिया ना इंडिया के फैब्रिक को, वो भी अब रिकवर होते होते टाइम लगेगा। सर वोट, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपने काम किया और आप वोट उस काम की बेस पे नहीं ले रहे। हम तो किए, बिल्कुल किए, लेकिन उस काम को तकरीरों में तो सुनाया नहीं जाता। तकरीर में पाकिस्तान बुरा है, मुसलमान बुरे हैं, सीएए और ये जेएनयू के स्टूडेंट्स। फिर भी देखें इंडिया का फैब्रिक इतना स्ट्रांग है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ये सीएए और इस सारे उसके खिलाफ। हमारे मुल्क में कौन सी, और जेएनयू बाय द वे इंडिया का लम्ज है, हमारे यहाँ पे लोग आई डाउट, लेकिन स्टूडेंट यूनियंस को भी एक प्रेशर के थ्रू कमजोर किया गया। ये आपका क्वेश्चन सर सर मेरे ख्याल में यदि मेरे भाई ने जो सवाल किया ना डेमोक्रेसी के हवाले से, हाँ जी, मेरे ख्याल में हमारे साथ एक बहुत बड़ा हाथ भी हो रहा है। और वो हाथ ये हो रहा है ये नहीं कि हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में, बड़ा हाथ ये भी हो रहा है कि हम ऐसे चीज़ें मगरब से आ रही हैं कि डेमोक्रेसी इज एवरीथिंग फॉर यू। मैं आपकी चीज़ बताऊं सर, अगर तरक्की के लिए आगे बढ़ने के लिए जिस तरह हमने उसको एक किबला बना दिया डेमोक्रेसी को, अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। सर चाइना में डेमोक्रेसी है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। रशिया में डेमोक्रेसी है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सर मसला हमारा ये है कि अगर हमें जर्नल मिले लेकिन मुखलिस जर्नल मिले, एक भी जर्नल मुखलिस होता ना सब कुछ में कुछ क्या डालता। पीपल इज नॉट ए डेमोक्रेटिक पर्सन सर, लेकिन अपनी मुल्क के लिए मुखलिस क्या कर रहा है। और सेकेंडली
डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपको एक किताब का मैं हवाला दूंगा, मगरिब में लिखी गई है, और भी बहुत सारी हैं। द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेनिंग द इथनिक क्लींजिंग। ये किताब लिखी है माइकल मान ने, और मेरा ख्याल है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ठीक है। बहुत बड़ी स्टेटिस्टिक वो लेके आया है, और वो कह रहा है कि दुनिया में टॉप पे जो तबाहियां फैला रही हैं वो हमारी डेमोक्रेसी। इससे पहले हमारी बशरात में भी वो नहीं थे जो हमारी डेमोक्रेसी कर रही है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ तो इशू हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मसला हमारा इंटरनल नहीं, मसला ग्लोबल है सर। वहाँ की चीजें मैनिपुलेट होती। फॉर एग्जाम्पल हमें यही कहा जा रहा है कि भाई डेमोक्रेसी आएगी, खासतौर वेस्टर्न डेमोक्रेसी का बड़ा करते हैं। वेस्टमिनिस्टर स्टाइल। हाँ वैसा उसी को हम देख रहे हाँ, हाँ। हैं। द क्वेश्चन इज सर कि क्या वाकई ये ऐसा ही है कि जिस तरह डेमोक्रेसी हमारे उसका मदावा है, जिस तरह हमें चीजों को पेश किया जा रहा है, खासतौर जब ये हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उसकी जो न्यू इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे रशिया का, और साथ में जो यूएसएसआर और चाइना का, अगर जुल्म की बात या मसले की बात है तो वही मसले तो अमेरिका में भी है। अभी आप देख रहे हैं जो फलस्तीन के मसले पे जब लोग उठे उधर, प्रोफेसर उनके उठे, उनको खुद में हालात जैसा कि आप लोग उठे क्यों, उनके साथ क्या कुछ हो, उन प्रोफेसर के साथ वहाँ पे टीचर हमें बताया जाता है कि वहाँ पे अटेंडेंस बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन डेमोक्रेसी के खिलाफ जब यही लोग उठे, वो अब खुद आपने खुद देखा होगा रोड पे उनको लटाया हुआ था। तो सर प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। The thing is why democracy is presented something as a failure for us. ये इसलिए ही हमारी निजात। ठीक ठीक। पहली बात तो ये आपने कहा जनरल कोई मुखलिस मिल जाते हैं हमें, तो प्यूटिन और ये जो चाइना के पीएम हैं ये जनरल तो थे नहीं। फॉर दैट से जनरल मुखलिस पार्ट है सर, देयर इज एटलीस्ट वन थिंग इज क्लियर, दैट इज नो डेमोक्रेसी। इस सेंस में ठीक है, आप कह रहे हैं बिल्कुल। देन इन डेमोक्रेसी military is also having no part. So general commanding a democratic state is in itself an issue. मुखलिस जनरल पाकिस्तान में ये ऐसे जबरदस्त आपने टर्म्स मेरे लिए बोले कि मुझे इस पे भी एक पूरा अलग सेशन बन सकता है। हम किसी बुला लेते किसी जनरल को और बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन आपने कहा प्रोफेसर्स को मारा गया और डेमोक्रेसी का इख्तिताम है सारी चीजों का। तो देखिए डेमोक्रेसी का तो सबसे पहला जो जिसे कहते हैं ना कौन जो वो कहते हैं कि हर सर की कीमत एक ही जैसी है। तो पंडित नेहरू का बड़ा एक जबरदस्त कोट है कि आई नो देयर आर फ्लॉज विद इन डेमोक्रेसी बट शो मी अ बेटर सिस्टम और शो मी अ सिस्टम दैट हैज लेसर फ्लॉज देन डेमोक्रेसी। एक चीज। दूसरी प्रोफेसर्स को पैलेस्टीन का आप कह रहे हैं, बंगाल में भी सर हमने मारा ना हमने जब हमारा हुआ जी। मेरे प्रोफेसर्स इंग्लैंड में थे, सॉरी वेल्स में थे। इंग्लैंड के अपने प्रोफेसर्स जो थे ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के, स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स करते हैं। कौन मारता है? प्योर डेमोक्रेसी। सर कौन मार रहा है? अमेरिका के अंदर ये जो रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रोफेसर्स बाहर थे। किसने मारा? ठीक है, मैं जमहूरियत को ये नहीं कह रहा कि वो हर पे आखिर है, लेकिन फिर आप मुझे एक बेहतर सिस्टम बताएंगे जमहूरियत से अच्छा हो। सर यहाँ पे एक और सवाल है। बिल्कुल बताएं। आप कह रहे हैं कि वो बेहतर सिस्टम है। द थिंग इज कि उसके अपने इंटरनल मसाइल हैं। बिल्कुल उनके अपने इंटरनल मसाइल हैं। बिल्कुल। यही जमहूरियत है। अगर हमारे असल में हमारे यहाँ इशू क्या है, हमारा इशू ये है कि हमें डेमोक्रेसी की प्रेजेंटेड समथिंग कि जब ये आ जाएगी तो इसके साथ मसाइल कम होंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी जो सर्विस हो रही है मुख्तलिफ उसमें, अभी वो गालिबन हार्वर्ड में एक हुई थी और एक किसी और स्वीडन की किसी यूनिवर्सिटी में हुई। तो सर उसमें जमहूरियत के हवाले से लोगों के अरमान नीचे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम वोट दे रहे हैं, हमें वो चीजें नहीं मिल रही। ठीक है, एक तो ये है क्योंकि अभी भी ये जो एक फेज है डिक्टेटरशिप ने एक पूरा वो उसके एक फेज रहा है हजारों साल तक, वो अपना फेज गुजार चुकी है। अब ये एक दौर में हमारे लोग, अब सर हमारी तरफ फिक्र देख रहे हैं ना, तो हमारी फिक्र जो है किस चीज से इर्द गिर्द घूमती है कि जी आपका खलीफा कैसा होना चाहिए, अंधा ना हो, पाँव हाथ पाँव ठीक हो, सलामत हो। भाई कोई इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता। वजह क्या थी? एट दैट स्टेज हमारा खलीफा इतना पावरफुल था, हमारी स्टेट इतनी पावरफुल थी कि हमारा जो हारून रशीद था वो जो भी अच्छा बुरा अपनी जगह, लेकिन वो इतने पावरफुल था कि वो बाकायदा तौर पे उंगली उठा के जब बादल देखता तो कहता था कि जहाँ पे बरसना चाहते हो बरस, लेकिन याद रखो तुम्हारा खैराज मेरे पास आएगा। इतने हम पावरफुल थे। इसी डिक्टेटरशिप में सर हमें दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट भी मिले, बेहतरीन लाइब्रेरियन भी मिली, बेहतरीन लिबर्टीज भी मिली, बल्कि 900 से लेके 1300 तक दुनिया के टॉप जो मैथमेटिशियन थे वो हमारे मुसलमान इसी डिक्टेटरशिप के अंदर वो पले पड़े।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस दौर में उनके एक और था, इंप्रेशन था, सब कह रहे थे बड़ा अच्छा सिस्टम। द सेम इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी। इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड दोज लूप होल्स। आप यहाँ पे बैठे हो सर, आपने इतनी सारी बातें की, बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें आपने की। एक लफ्ज आपने जमहूरियत की उसके बारे में कोई ऐसा नहीं कहा जिससे पता हो कि यार हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की इन चीजों से हमें खबरदार रहें। सर डिक्टेटर इज बैड, वेरी बैड, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम वेरी इनहेरेंट डेंजर्स इन दोज डेमोक्रेसीज। आप जब वहां पे जमहूरियत ही विदाउट एनी डाउट, लेकिन इंटरनली अगर उनको खतरा होगा कि भाई यहाँ पे वो आजादी है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं एक चीज बताऊं, वो फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन मदर पदर आजादी जिस तरह वहां पे जो आजादी है उसको जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहे ना। अच्छा वो उस चीज को चेंज नहीं करते सर, वो कहते नहीं भाई ये हमारा हक है, ये हमारी आजादी है। और अगर वो जिस दिन ये समझेंगे ना, जिस दिन ये समझेंगे कि कोई आजादी हमारे उसके लिए खतरा बन रही है, बिलीव मी सर, दे आर मोर डेंजरस एंड फैटर देन कम्युनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है सर, मैं इसका करता हूँ बात। फिर एक और सवाल वहाँ पे हुआ है, ये जो बात है ना कि वहाँ के जो इनहेरेंट डेंजर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, इन इलाकों के कल्चर इतने स्ट्रांग हैं कि वो डेंजर्स यहाँ पे नहीं आ सकते। ये तो मैं आपको अभी से कह देता हूँ, ये कल्चर ही बड़े स्ट्रांग कंट्रीज है। वो जो डेंजर्स आप कह रहे हैं ना कि वो जो लेट्स एड्रेस दिस एलिफेंट एज वेल, LGBTQ और ये सारे जो मसाइल हैं, ये यहाँ नहीं आ सकते सर, आने भी नहीं चाहिए। लेकिन हर मुल्क में, जैसे अभी सोशलिज्म की बात हुई कि हर मुल्क की सोशलिज्म अपने स्टाइल की होगी, हर मुल्क की जमहूरियत भी अपने स्टाइल की होगी। प्रॉब्लम तो ये है कि इस मुल्क ने जमहूरियत का 20% भी नहीं देखा, तो हम अभी से जमहूरियत का फेलियर कैसे डिक्लेयर करते जब हमने उसको फुली विटनेस नहीं किया। एक और चीज मैं मजीद इसमें जरा ऐड कर दूं। आप कह रहे हैं कि चीजें आपको मिल रही हैं, वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर यू आर नॉट इन द पोजीशन टू सेलेक्ट। इसकी मैं छोटी मिसाल में आपको देता हूँ। हमारे आइडियोलॉजिकल पर्सन की चेयरमैन गुजरे डॉक्टर महमूद मद्रास, ठीक है, वो गए थे एक कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो अमेरिकन करता रहता है, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई हमारी जो डेमोक्रेसी इजराइल आपकी तरफ आ रही है, और सर मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी एक पैकेज है। तो आपने कहा ना कि ये चीज हम इनहेरेंट इस तरह कर सकते हैं। एक मोबाइल ने हमारे कल्चर के साथ क्या कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, टेक्नोलॉजिकली डेमोक्रेसी एक पैकेज है। उसको इस तरह सेलेक्ट या फिल्टर लगाना कि ये चीज है कि ये चीज है कि सर ये हमारे हाथ में नहीं रहा। उसने खुद कहा कि मुझे वहां पे उनकी गर्द दर्द जो थी, उन्होंने कहा कि सर कहते, मैंने कहा कि खत मासफा व दामा का दर, मतलब ये था उसका कि जो अच्छा है वो हम लेंगे और जो बुरा है वो हम छोड़ेंगे। कहते उसने कहा कि सर यू आर स्लीपिंग, ये मॉडर्निज्म और डेमोक्रेसी ये पूरा पैकेज है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर याद रखिए आप किसी कंफ्यूजन इस तरह नहीं होगी जिस तरह आप चाहते हैं। और सर आप और आज देख लें जो चीजें वहां से आ रही हैं, कैन यू से कि सो फार जो आ रही हैं उसके लिए हमने फिल्टर लगाया, सक्सेसफुली हमने उसको काउंटर किया। जो अच्छी चीजें आ रही हैं वो हमने ले ली है क्या, कि बुरी चीजों पे हम पहले से डर रहे हैं? सर पैकेज इतना खौफनाक है जो अच्छी चीज से भी लोग डर जाते हैं। ये 1776 क्या था, 1789 क्या था, ये लोग क्या कह रहे थे, ये रोसो करते सब कुछ बकवास हुआ। ये जो फ्रेंच नहीं है रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन और आप नाटसी उसको देख रहे हैं, आप मतलब जितने डिक्टेटर्स को देख रहे हैं, उन्होंने जो काम किया, चाइना के अपने एग्जाम्पल दिए ना। अब आप माओ जेडोंग का, ही वाज अ स्ट्रांग लीडर, लेकिन जो इतने लोग उधर मरे 50-60 मिलियन, आधी से आधी आबादी, जो लोग कहते हैं चाइना आगे निकली, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माओ जेडोंग एंड डिक्टेटर, इट्स बिकॉज ऑफ एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड डेंग जाओपिंग। उसने चाइना को, जो छोटा सा रीजन है हांगकांग के साथ, उसको फ्री मार्केट बना ली, उसकी वजह से चाइना मालदार हुआ। चाइना मेनली मालदार इसलिए कि वेस्टर्न कंपनीज ने उन्हें इन्वेस्टमेंट किया, जो दुबई है, यूएई, सऊदी अरेबिया, क्यों वो हुए हैं। तो वो जो देखिए, मैं आपको एक बात करूंगा डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकली अवेयर लोग चाहिए। अब आप देख लें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की 70-50% आबादी नहीं है, अनपढ़ है। और आप मतलब इस तरह के और कंट्रीज को देख लें, बहुत खतरनाक किस्म की वो है। और आप जाएं सड़कों की तरफ या मस्जिद है, देयर पीपल डोंट नो अबाउट एनीथिंग। लोगों को मतलब ये भी नहीं पता हमारा लीडर को, मतलब आप जिस चीज को डिफाइन कर सकते हैं ना कि जो हम, फॉर एग्जांपल इमरान खान किस टाइप का लीडर है, राइट विंग है, सेंटर राइट है, ये इनके साथ नहीं कैपेबिलिटी। और आप जापान जाए, नीदरलैंड्स को जाए, उधर का जो आम नहीं है बंदा, उनके साथ इतनी मेंटल कैपेबिलिटी, दे आर एक्सट्रीमली अवेयर, उनको
पता है हमारे मुल्क के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, इसलिए डेमोक्रेसी वर्क्स थी। और जो आपकी बात है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें जो इतनी मतलब वो है गुर्बत है, क्लास डिफरेंस है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं कर सकती काम। सर जी एक सवाल जी वहां से था पहले बड़ी देर से जी। हाँ जी बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी पाकिस्तान में इमरान खान ने अक्सरियत हासिल की, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग को हुकूमत दिया हाँ जी, और सब में पीपी को दिया। हमारा क्या कसूर है कि 13 साल से पश्तूनी के ऊपर इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत दे रहे हैं, अगर वो चाहते तो किसी और को देता। इसका व्हाट्स द रीजन दैट ही हैज बिहाइंड। अच्छा ये बड़ी आपने क्वेश्चन किया है, तो इसका एक जिसे कहते हैं ना हम क्वांटिटेटिव सर्वे कर लेते हैं। आप कोई भी 30 बंदे पकड़ लो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे पूछो आपने किसको वोट दिया। एस्टेब्लिशमेंट भी एक हद तक मुसल्लत कर सकती है, ये तो नहीं है कि 30 में से 25 लोग उसको वोट देना चाह रहे हैं और वो मुसल्लत रहेगा। नहीं भाई ऐसे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की बदनसीबी क्या रही है, पहले हमारे पास कुछ साहिबान आ गए, वो दीन के नाम पे आ गए, उन्होंने मैंने सुना दाढ़ियाँ तो अच्छी रखी हुई थी अपने दौर में, लेकिन काम वो भी कोई अच्छा नहीं था इतना। फिर हमारे पास एक दो दौर आ गए, उन दौरों के अंदर प्रॉब्लम ये रहा, वो पार्टी के अंदर बेगम नसीम वली और ये लोग लड़ पड़े आपस में, बिलोर साहब वजीर आला नहीं बने, होती साहब बन गए, उन्होंने काम मर्दान में कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है पेशावर में ना बहुत सारे लोग रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों के, उन्होंने जब पहली दफ़ा देखा ना कि यार ये लोग तो हमसे आके मिल भी रही हैं, काम भी वादे अगर 10 किए तो 2 डिलीवर हो गए, उन्होंने कहा यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले पे जाते हैं। हालांकि पश्तून गैरत होनी चाहिए, नथिंग इज बेटर देन समथिंग छोड़ो यार नहीं है, लेकिन वो जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसने इस आवाम को रखा हुआ है। और ट्रस्ट मी अगर यही जुल्म चलता रहा ना, ये फिर आ रहा है, इधर तो आ रहा है। आपको अगर किसी भी तरीके से बीट करना है ना, देखिए उसने ये अब ये क्योंकि टॉपिक का हिस्सा नहीं भी है तो फिर भी सेहत इंसाफ कार्ड और ये सब चीजें यार आवाम को फायदे हुए। एस्टेब्लिशमेंट ने तो पूरी कोशिश की है उसको निकालने की, यहाँ से नहीं निकाला गया। और किस तरह निकाला जाता, वो सब हुए जो पंजाब में हुए, जो पख्तूनख्वा में वो हो सकता था। जब वो नहीं हो सकता था तो फिर ये कैसे हो सकता था। आपको क्या ख्याल है कि वली खान लोगों को गवर्नमेंट बड़ी कोई शौक से दी होगी, या बलोचिस्तान में अटकजई लोगों को शौक से दी होगी? और यार जिनके मुंह को खून लग जाए ताकत का, उनको पता है कि किन को ताकत नहीं देनी। अब वो जब उनको दी हुकूमत वो किसी को नहीं देना चाहते हैं, बात बड़ी सिंपल है, लेकिन देनी पड़ गई ना बात। ये क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने जो एक बात कही कि हमने अभी तक डेमोक्रेसी का 20% वोट भी नहीं देंगे तो हम उसको कैसे करते हैं। इस बात पर स्पेसिफिक तौर पर मैं थोड़ा कमेंट या क्वेश्चन प्लीज गो अहेड सर। मैं शशि थरूर को तो आप जानते होंगे, ओह यस व्हाई नॉट, उसका हवाला दूंगा सर। सर आप जो कह रहे हैं कि हमने 20% वोट नहीं देखे, तो इसके पीछे भी कुछ वजूहात है। फर्स्ट बात तो ये कि जो हम अपने नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहे थे मुगल एरा में या उससे पहले, हिंदुस्तान का एक अपना सिविलाइजेशन था, उसके लोगों के अपना मेंटेलिटी था, उसके रूलिंग का अपना सिस्टम था, तो हम काफी ग्रो कर रहे थे। और ये जो डेमोक्रेसी जो है ये वेस्टर्न प्रोडक्ट है, उनके लोगों का जो मेंटेलिटी है, इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या उनका रीजन का जो तरीका है, उनका प्रोडक्ट है। तो हम जो नेचुरल फ्लो में जा रहे थे उस बीच ये हुआ कि एक टेम्पोररीली सबकॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली मतलब एक डिजीज आ गया, या जैसे एक बहुत स्ट्रांग बंदा सिक नहीं होता है, उस बीच ये हुआ कि हम थोड़े कमजोर हो गए। तो उस टाइम वेस्टर्नर्स ने अटैक किया हमारे ऊपर, और ये जो अपना सिस्टम में वो लाके उन्होंने किया हमारे ऊपर। तो हम कॉलोनियलिज्म के थ्रू या इंपीरियलिज्म के थ्रू जो भी कहे, वो हमें रूल किए और अपना जो सिस्टम है जो नेचुरली उनके साथ फिट था वो लाके हमारे साथ। हम उसको यूं भी ले सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा फाइटर है, उसको जाके आप किताबें दे रहे हो और कह रहे हो कि पढ़ लो, या एक बड़ा अच्छा रीजनेबल बंदा है किताबें पढ़ सकता है, उसको लाके आप गन्स दे के कह रहे हो कि जाके मतलब मैदान में लड़ो। तो ये हमारे साथ फिट ही नहीं था, हमारा प्रोडक्ट ही नहीं था, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से दूसरी साइड पे फ्लो कर रहे थे और उसमें बहुत अच्छे जा रहे थे। आप देख लो मुगल एरा में दुनिया में जितने बड़े आर्ट के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, रिलीजन स्कॉलर्स के हवाले से जो भी होते थे, उनको हिंदुस्तान एक सेंटर हुआ करता था।
जिस तरह अभी अमेरिका सेंटर है, दुनिया में जो बड़े बड़े माइंड्स होते हैं वो यहाँ आ रहे थे, क्योंकि हम अपने एक नेचुरल फ्लो में जा रहे थे और अच्छे जा रहे थे। तो ये जो डेमोक्रेसी हमारे ऊपर लाके थोपा गया, अभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसको इसके साथ फिट आते आते अगले 200 साल तो कम से कम लगेंगे, और हम इसको एक मायर में पिसते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, अभी तो एक ये रियलिटी है, इसके पीछे लगे, इसको मतलब हमने एक्सेप्ट करना है। जिस तरह मौदूदी साहब ने जब पाकिस्तान बना तो उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान बनी, वो सच्ची दारो खुद भी एक डेमोक्रेसी का मतलब फेवर करता है वो खुद भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी जो है ना, ये हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी अभी हम कह रहे हैं कि 20% फ्रूट हमने नहीं देखे, या लोग इतने डेवलप नहीं हुए, उनके शूर या रीजन करने के जो कुव्वत है कि जिस तरह डेमोक्रेसी वेस्ट में चल रहा है वो यहाँ पर भी चले। और दूसरी बात सर ये कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर देखें तो इंडिया क्लेम कर रहा है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इंडिया, हाँ वो भी क्लेम ही है। आपको पता है कि इंडिया को किस तरह ये जो करंट जो इसका पीएम है ये नेशनलिज्म वगैरह की तरह लेके जा रहा है। तो सर ये मैं उस फ्रेंड से किसी हद तक एग्री करूंगा कि डेमोक्रेसी को एक मॉडल हमें दिखा के मतलब इनडायरेक्टली हमें रूल नहीं किया जा रहा है। अच्छा ठीक, तो इस पर आप भी कुछ पहली बात सर थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल जी करिए, एटलीस्ट दिस इज अ डेमोक्रेसी आई वुड लाइक टू सी। सर ये जो भाई ने बात की ना सर, इसके बारे में जो मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। एक नजरिया ये पाया जाता है कि जब ताकतवर को ने अपने से कमजोर को के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो भी तरक्की कर जाती है, लेकिन उनकी वो तरक्की होती है उस ताकतवर कौमों की शराइत। अच्छा, यानी आप अपने लिए वो चीज वो नहीं कर सकते। मेरा ज्यादा यहाँ पे जो वो है वो ये कि अगर हम चीजों को थोड़ा सा ग्लोबलाइज करें, हमने चीजों को लोकलाइज किया हुआ है। सर आपने जो मसले की बात कर रहे हैं दैट्स गुड, डेमोक्रेसी ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन अगर हम इसको रिलेट करें ग्लोबल लेवल पे कैपिटलिज्म के साथ कि उसकी डिक्टेशन क्या है दुनिया में, मॉडर्निज्म के साथ आप उसको वो करें, क्योंकि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन सर, एक बहुत बड़ा जिसके पीछे एक आप एजेंडा बोले या मकसद बोले, तो ये जस्ट अ मैनिफेस्टेशन। व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली सर, वी आर लूजिंग द बेस जो बेस है, एंड वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सरफेस। मेरे ख्याल में आप इन चीजों को उनके साथ अगर रिलेट कर लें तो शायद थोड़ी सी भी वो जस्ट माई एक वो है। ठीक है ठीक है, पहले मैं इनके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने कहा ना इंडिया में मोदी की तरफ क्या हो रहा है। अच्छा, बाय द वे आई हैव सम ऑफ माय मैटरनल फैमिली इन इंडिया, सम ऑफ देम रिसेंटली विजिटेड अस। आई डोंट आस्क देम क्वेश्चंस दैट आर ऑल हनी एंड बटर। मैं पूछता हूँ, ये मेरा राइट है, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। यू नो व्हाट वाज देयर आंसर? कहते हैं वी आर वेरी हैप्पी देयर। आप लोग अपने आप को देखिए और जो कुछ हो रही है आप लोगों के पास हो, ये एक आध वाकया हो जाता है। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे इनके वालिद साहब हैं, यहाँ इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो और मैं एक ऐसे आदमी हिंदू को जानते हैं जिनको मुसलमानों ने इंडिया में बुली किया है। आपको भी तो वही दिखाया जा रहा है ना जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप क्या कह रहे थे कि हम क्यों नहीं फोकस करते इस चीज पे कि उस दौर में इतने लोग आए और इंडिया वगैरह के अंदर आए, वेस्टर्न इंटीग्रेशन, ठीक है सर। नेहरूज इंडिया के अंदर यू हैव हैड लॉट ऑफ ग्रेट्स केम इन नेहरूज इंडिया। अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जमहूरियत की अगर आप कहें कि डिक्टेटरशिप ने इतने ग्रेट्स प्रोड्यूस किए, जमहूरियत ने भी ग्रेट्स प्रोड्यूस किए। फैसला तो तब होगा जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हो। हमने एक चीज देखी नहीं है, हम उसे कह देना है, वो जब वो खराब होगी तब हम यहीं बैठ कर कहेंगे निकालो, हम पोडियम पे, लेकिन देख तो लें। मेरे एक दोस्त का लिटरली मैं आपको बताता हूँ, कार्डिफ में फीस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को जिसको फीस दी हुई है उसी को गले से पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम तो फीस देने के बाद कहते हैं डिग्री रहा था मिलाओ शी नॉट बोल यार टीचर सर लांजो में शी फेल होना टीचर। देखो ये क्या, ये डिक्टेटरशिप, ये भी डिक्टेटरशिप। चले मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं अपनी क्लास के अंदर भी ऐसे ही डिस्कशन वो करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ आई एम ऑल्सो। मेरे जमहूरियत का कॉन्सेप्ट ये है जो आज आप सबने किया, मैं तो यही जीत गया, ठीक है। और वो माहौल की बात की ना आपने, वो सेंटर तलक उनके रोल मॉडल्स को अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी बन जाते हैं।
ये भी आप तनाजुर रखें ना, उनको उससे क्या फायदा हुआ है और आपके ताजमहल से आपसे क्या फायदा हुआ है, वो आप खुद ताजमहल टूरिज्म का स्पॉट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, नहीं मैं इसकी जो अच्छा यार यू विल रिमेंबर द क्वेश्चन सर, जिस तरह हमने पॉपुलिज्म की बात की, पॉपुलिस्ट लीडर्स जिस तरह इस्लाम की यूज़ करते हैं, और जिस तरह ज़िया के टाइम में हम 70s की बात करें, जिस तरह उस टाइम इस्लामाइजेशन की, इस्लामिक फोबिया का वगैरह वगैरह सेक्टेरियनिज्म आ गया, अभी तक जो चल रहा है, और ये जो पॉपुलिस्ट ये तो वैसे भी यूज़ करते हैं रिलीजियस उसको, मगर हमारे साथ अभी भी जो इमरान के टाइम में इस्लामिक टच की बात आ गई, तो इससे अब हमारे साथ बाइनी बात की ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं है। जिस तरह डिक्टेटरशिप में हमारी इंजीनियरिंग होती है, अब आने वाले वक्त में हम इस इस्लामाइजेशन से कब निकलेंगे? हमारे क्लास में एक टीचर जब गालिब का शेर कहता है तो एंड वो वही इस्लाम उधर उधर नहीं जाता, एंड उसी पे करता है। तो इस हद तक हम जहाँ पे भी बैठते हैं नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिस चीज़ की भी बात करते हैं, जिस भी उसमें, तो एंड इसी पे होता है कि ये इस्लाम में है, ये नहीं है। तो इस चीज़ ये हुआ तो ज़िया के टाइम में हुआ। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मुल्क किस नाम पे बना? बस खेलते। अच्छा, इसने उसके बारे में बात की, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के बारे में, और उस अंकल ने भी बात की है कि जो लोकल हमारे कल्चर्स हैं वो उनकी तरह नहीं है, जो मतलब वो चीज़ मुसलत करना चाहते हैं वो पे इफेक्ट नहीं होता। अब आपने कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं, नॉट डेमोक्रेसी। सबसे पहले वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट आए, उन्होंने ट्रेड के लिए आए, उन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इफेक्ट हुई, ये सिर्फ ये नहीं, पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है। चाइना इफेक्ट हुआ है, अफ्रीका इफेक्ट हुआ है, जापान इफेक्ट हुआ है। कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनको वेस्ट ने नहीं किए कॉलोनाइज, इस तरह ईरान को देख लें और चाइना को देख लें, उन पर भी इफेक्ट हुए हैं। तो जो वेस्ट नहीं है, उन्होंने शायद जो पूरे अमेरिका की नहीं है आबादी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने मतलब आप कहें कि दे गेव द वर्स्ट टू द वर्ल्ड बट एट सेम टाइम दे गेव द बेस्ट टू द वर्ल्ड। उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उन्होंने वो किया, वो पूरी दुनिया को उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से वो किया, इंट्रोड्यूस किया। इस बात में भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ ही छोड़ते हैं। सर आजकल ये जो नोशन में हो रहा है कि मतलब लंदन लोग कहते हैं कि द बेस्ट वे टू रिपीट अ पॉपुलिस्ट इज टू गिव हिम द गोल्ड मेडल। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? It is right and wrong at the same time. Modi is a populist. He still is in power and has a lot of things to do, but he's still in power. अच्छा, जो हमारा populist है, I agree. Give him a term. दे 5 साल की term. Give him a 5-year term. Let's see. Trump को दी ना term, बाहर हो गया. To give a populist a term is also strengthening democracy. पता चल जाएगा, या तो populist खुद को खत्म कर देगा या अपने काम से सबको खत्म कर देगा. It's very simple. It's the Shahid Afridi formula. Either it's out of the ground or in the ground. There's nothing. Populist बस बिल्कुल वही है. That's that. हाँ Sir, Bhutto was a populist in your opinion? In my humble opinion, Bhutto Saab was a populist but was a socialist at the same time, and Bhutto Saab was a curious mix. You cannot label him as a populist. Okay, some people would say he's a populist, some people would say he was a socialist, some people would say he was a feudal, some would say that he had the pain of the poor. Bhutto Saab was a curious mix, and this country saw Napoleon, Nehru, Habib Jalib in one piece. Yeah, born to be hanged. सर इस पॉपुलिज्म के हवाले से थोड़ा और ऐड करें सर। ये जो नया बुक आया है नेक्सस हरारी का, उसने बहुत खूबसूरत तरीके से पॉपुलिज्म पर उसने बात की है। वो कह रहा है कि पॉपुलिज्म जो है ये डेमोक्रेसी हम इसको नहीं कह सकते, ये एक अथॉरिटेरियनिज्म का एक फॉर्म है जो डेमोक्रेसी के थ्रू ये लोग गेन करते हैं। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी का जो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है वो फिर नहीं बचता है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये होता है जिस तरह हम इंडिया में देख रहे हैं, वो नेशनलाइज मतलब हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक जो फोर्स है वो उसको अपोज कर रहे हैं। ये पॉपुलिज्म का जो फलसफा होता है, इसमें जब ये लीडर होता है, ये जब पावर गेन करता है, तो ये जो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं ये फिर खत्म होते हैं, फिर नहीं रहते। तो वो इसको अथॉरिटेरियनिज्म का एक फॉर्म कहता है,
और इसमें ये होता है जिस तरह हम देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान आ गया या डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, तो पावर जो है ना वो इंतहाई लिमिटेड लोगों के साथ फिर सेंटर्ड रहता है। तो पॉपुलिज्म का डेमोक्रेसी के साथ इतना क्लोज रिलेशंस नहीं है इसके जितना इसका अथॉरिटेरियनिज्म के साथ रिलेशन होता है। डेमोक्रेसी में हर थ्योरी की गुंजाइश है, क्योंकि उसका एक जो फ्लॉ है वो ये है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा। ऑफ कोर्स है। तो फिर पॉपुलिज्म हो या रियलिस्ट हो या न्यू लिबरल हो या सेक्युलर हो या इंक्लूसिव हो या प्लूरलिस्ट हो, ये फिर सारी कनेक्टेड है डेमोक्रेसी के सर, साथ। अब तो पावर की बातें हो रही है मॉडर्न दौर में। Sir, I just explained the word populism. Actually, the populism is not the meaning of जहाँ पर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, ये पॉपुलिस्ट नहीं है। पॉपुलिज्म वो कहते हैं कि जो मतलब फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास ही कोई उठ के मिडिल क्लास को जो है ना वो अपने साथ खड़ा कर ले। तो पाकिस्तान में आपने कभी देखा है कि मिडिल क्लास ही मिडिल क्लास के साथ खड़ा हो? तो एक्चुअली तैमूर रहमान फ्रॉम लम्स, आई एम एक्चुअली फ्रॉम फार्मर वेस्टर्न कॉलेज लाहौर। सो मैंने उनका एक सेशन सुना था, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन उन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेन किया था। तो मेरे साथ तो खैर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं देखो तैमूर रहमान की बात मैं तो वो कर देता हूँ कि तैमूर रहमान को आपने बेशक सुना है, एंड ही हैज डेफिनेटली gained a name in the socialist circles of the country, but I would like to repeat, is the Mazdoor Kisan Party popular on ground for anything? बल्कि जहाँ पे जीते हैं, अगर मैं कहता हूँ, मैं तैमूर रहमान साहब को कहता हूँ अपना मंशूर चारसदा के इलाके में दे दें, उसके बाद देखते हैं वहाँ पे वो मेयर जीतते हैं या नहीं। ये हो जाएगा, ये भी अगर ये मेहनत करता रहता। सर हम तो नहीं कह रहे, सर हम तो नहीं कह रहे कि मेहनत करता या नहीं करता, हम तो एक बात कह रहे इस वक्त ग्राउंड पे क्या है। नहीं सर, इसमें होता है वो आल्बर्ट के अबाउट फ्यूचर के बारे में देखिए क्या आने वाला है सर। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज जो है पॉपुलिस्ट का तो एक ही ग्राउंड होता है कि वी विल बी ग्रेट अगेन, वो पीछे के बारे में बात करता है। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि इफ द वर्ल्ड वाज ग्रेट, तो हमने बड़ी कुछ मुसीबतें देखी, लेकिन हमने जिसे कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखी। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं कि फ्यूचर के बारे में अगर हमने देखना है तो फिर हमने गुड्स एंड बैड्स, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, ग्रेस के साथ चलना है। ये चीज तो फिर करनी सर, वी आर लिविंग इन ए पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। ये बूढ़े बेटे जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये बड़ा खतरनाक है। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं चीजों को आप बहुत सिंपलीफाई कर रहे हैं सर। वी आर लिविंग इन ए पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, और हम इसका एटलीस्ट हमें अगर इदराक हो ना सर, हमें अगर इसका इदराक हो कि वी आर लिविंग इन ए पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, ठीक है, फिर भी सर थोड़ा बहुत हमारे सर आपने तो मेरी बात को सेकंड कर दिया जब मैंने कहा ग्रे, तो पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड तो आ गया मेरी बात।